12th चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। आज सेकंड लेक्चर है तुम्हारा। पढ़ते हुए तुम लोग कोशिश किया करो कि चेयर और टेबल पे ही बैठ के पढ़ें, क्योंकि अगर तुम लोग बेड वगैरह पे बैठ के पढ़ोगे, बेड के ऊपर काफ़ी टाइम तक बैठना पॉसिबल नहीं होता है। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन से होता क्या है, जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या फिर कोई बॉल है जो सरफेस के ऊपर धीरे धीरे स्लो हो जाती है, या फिर हम किसी बुक को टेबल के ऊपर मूव कर रहे हैं, जो फोर्स हमारा लगता है वो किसके कारण लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन है जो वो अपोजिट डायरेक्शन से वो भी फोर्स लगाता है हमारे ओपोजिशन में। 12.2 में हमने क्या किया था, जो फैक्टर्स हैं जिनसे फोर्स अफेक्ट होता है, इसमें हमने किया था कि अगर कोई सरफेस काफ़ी सारा रफ है तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर उसको हम पॉलीथीन लगा दें या फिर वो स्मूथ हो तो उस पर हमारा फोर्स कम लगता है। इसका मतलब कि उस पर फ्रिक्शन कम होता है। उसके बाद हमने 12.3 में किया था कि अगर हम सरफेस को चेंज करें, हमने 3 टाइप के सरफेस लिए थे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल कम हो रहा था, ज़्यादा भी बढ़ भी रहा था, जिससे हमें पता चला था कि सरफेस से इफ़ेक्ट पड़ता है कि फ्रिक्शन कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। उसके बाद कोज ऑफ फ्रिक्शन हमने पता किया था, जो कि क्या था, जिस भी जो 2 सरफेस हैं जिनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन का रीज़न होता है क्योंकि दोनों की ही सतह है, जो सरफेस है ऊबड़ खाबड़ होता है और वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसके कारण हमें उनको मूव करने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है 12.3 फ्रिक्शन, अननेसेसरी एविल। एविल होती है बुराई, लेकिन इसको क्या कहा, अननेसेसरी एविल, जो कि बहुत ज़रूरी बुराई है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि फोर्स के कारण चीज़ें स्लो हो रही थी, रुक रही थी, तो ये एक बुराई हमें नज़र आ रही थी। लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत क्या है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब दोबारा से याद करो सम ऑफ योर अपने कुछ एक एक्सपीरियंस को। इज इट ईजियर टू होल्ड आ कुल्हड़। कुल्हड़ क्या होता है, कोई मिट्टी का बना हुआ पॉट होता है जो, और अ ग्लास टम्बलर, या फिर एक शीशे के बने हुए टम्बलर जो तुम घर पे आमतौर पे यूज़ करते हो। ऐसा ग्लास है जिससे तुम पानी पीते हो, उसमें कोई कोना नहीं होता, बिल्कुल सीधा गिलास होता है, या फिर वो ग्लास का हो या फिर स्टील का होता है, उसको हम टम्बलर बोलते हैं। अब सपोज करो कि टम्बलर का जो सरफेस है वो ग्रीसी है, जिस पे ग्रीस लगी हुई है, और अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, और उसके ऊपर क्या चढ़ी हुई है, एक फिल्म चढ़ी हुई है कुकिंग ऑयल, जो घर पे आप खाना बनाते हो उस तेल की। अब इट वुड बिकम मोर ईजियर और डिफ़िकल्ट टू होल्ड। अब इसको पकड़ना ज़्यादा आसान रहेगा या फिर मुश्किल हो जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, जस्ट थिंक, अब सोचो, वुड इट बी पॉसिबल, क्या है पॉसिबल होगा, टू होल्ड द ग्लास, ग्लास को होल्ड करना, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ही ना हो तो आप गिलास को पकड़ोगे कैसे। वो इसीलिए पकड़ा हुआ है तुमने क्योंकि तुम्हारे जो हाथ में इरेगुलरिटीज़ हैं और गिलास के सरफेस पे हैं वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो गई और तुमने उसको पकड़ लिया। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही ना हो तो वो हाथ में आएगा ही नहीं, वो छूट के नीचे गिर जाएगा। अब रिकॉल करो कि यह कितना मुश्किल होता है एक वेड मडी ट्रैक के ऊपर चलना, या फिर एक गीले पत्थर के फ्लोर के ऊपर चलना। क्या तुम यह इमेजिन कर सकते हो कि जहाँ पे फ्रिक्शन ही ना हो और तुम उसके ऊपर चल रहे हो, जैसे कि तुम एक बर्फ़ के ऊपर, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि बिल्कुल प्योर बर्फ़ के ऊपर तुम लोग चल रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम उस पर गिर जाओगे। यू कुड नॉट राइट विद पेन, तुम एक पेन के द्वारा नहीं लिख सकते, और पेंसिल या फिर एक पेंसिल के द्वारा अगर उसमें फ्रिक्शन हो ही ना। योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक, एक चॉक के द्वारा तुम्हारे टीचर हैं जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। वो क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि बोर्ड का जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है, जिसके कारण जब हम उस पर चौक चलाते हैं फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन क्यों हो रहा था, उन इरेगुलरिटीज़ के बीच में जो चौक के जो कण हैं वो उसके अंदर फंस जाते हैं और वही तुमको दूर से दिखाई देते हैं। अगर वह सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा लाइक अ ग्लास, ग्लास में भी फ्रिक्शन है लेकिन आपके बोर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर हम एक प्लेन ग्लास के ऊपर अगर चौक चलाने लगेंगे तो तुमको कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा। अब अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, एक जो ऑब्जेक्ट है उसने गति करना शुरू किया है, वो कभी रुकेगी ही नहीं। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, अगर रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो वो टायर चलने की बजाय उस पर ऐसे ही ग्लाइड करेंगे। अगर तुम साइकिल पे बैठोगे तो साइकिल ऐसे ही ग्लाइड करके फिसलते हुए चलेगा रोड के ऊपर और उनको कभी भी रोका नहीं जा सकेगा। अब तुम लोग बताओ, ऐसी गाड़ी में बैठने का क्या फ़ायदा जो एक बार चले फिर कभी रुकेगी ही नहीं। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल, नेल होती है कील, तुम दीवार में कोई भी कील नहीं लगा पाओगे।
और टाई अ नोट, और बांधना, टाई होता है एक नोट बांधना, जैसे तुम जूते की तनी बांधते हो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ही नहीं होगा, तो दोबारा से वो ग्लाइड करके फिर खुल जाएगी। बिना फ्रिक्शन के कोई बिल्डिंग भी नहीं बना सकते। ये एक पिक्चर दिखाई है जो कि वियर आउट शूज़ हैं, जो कि घिसे हुए शूज़ हैं। अब तुम लोग सोचो, तुम्हारे शूज़ के नीचे, ये तले के नीचे इरेगुलर सरफेस क्यों बनाए जाते हैं? वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन और ज़्यादा हो और तुम फिसलो ना। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल टूल, ये बुराई भी है। क्यों ये एक बुराई है? इट वियर्स आउट द मटेरियल, ये जो मटेरियल है उसको वियर आउट, उसको घिसा देता है। वेदर दे आर, वियर आउट का मतलब होता है घिसाना। वियर यहाँ पे पहनने वाला नहीं है, ये वियर आउट होता है घिसाना। दे आर स्क्रूज, या फिर कोई स्क्रू हो, या फिर बॉल बियरिंग्स हो। अब तुम कहोगे सर ये बॉल बियरिंग क्या होता है? ये होता है बियरिंग हम यूज़ करते हैं जहाँ पे भी कोई सरफेस है घूम रहा है। जैसे तुम्हारा साइकिल है, उसका टायर है, वो एक उस पर घूमता है, तो वहाँ पे जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं, जहाँ पे वो घूम रहा है वो है बियरिंग। हाँ, ये मेरे को तुम्हारे एक पिक्चर भी मिल गई। फिगर 12.16 पे आ जाओ। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है जो कि है बॉल बियरिंग की। इसमें क्या होता है, बीच का जो राउंड है वो ऐसे ही रहता है और ऊपर का वो घूमता रहता है कुछ एक बॉल के ऊपर। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बॉल बियरिंग। फ्रिक्शन क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। क्यों? विगरसली रब योर पाम, पाम होती हैं हथेलियाँ, तुम अपनी हथेलियाँ रगड़ो कुछ एक मिनट के लिए, तो क्या फील होगा? जब तुम एक माचिस की तिल्ली को एक रफ सरफेस के ऊपर घिसाते हो तो क्या होता है, ये फायर पकड़ लेती है। अब तुम जानते ही हो, एक जार है जो मिक्सर के ऊपर हम एक मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, अगर वो काफ़ी देर तक चलाएं, हम कुछ एक मिनट के लिए भी चलाएं, तो वो गर्म हो जाता है। और तुमने ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे हैं जिनके अंदर फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट वास्तव में व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, जब हम एक मशीन को ऑपरेट करते हैं, जो उसमें हीट जनरेट होती है, जो कि तुम्हारा फ़ैन है या फिर मशीन है, सब में हीट जनरेट होती है, उसके कारण काफ़ी सारी एनर्जी का हमारा लॉस हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रिक्शन को कम करना होता है। तो मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन, हम आगे सेक्शन में रीड करेंगे कि हम फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज, कम से कम कर सकते हैं। टॉपिक 12.4, इंक्रीजिंग, बढ़ाना या फिर रिड्यूस करना, कम करना फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशंस, कुछ एक केसेस में क्या होता है, फ्रिक्शन डिजायरेबल होता है। हैव यू एवर थॉट व्हेन सोल, तो जो तुम्हारे जूते हैं उनकी जो तली होती है ग्रूव्ड, वो होता है पैटर्न उस पर बनाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ताकि वह फ्लोर के ऊपर एक अच्छी पकड़ बना सकें। सो दैट यू कैन मूव सेफली, ताकि तुम सुरक्षित मूव कर सको। और इसी तरह से क्या होता है, ट्रेडेड टायर हैं जो तुम कभी नोटिस करना, तुम्हारे कार के या फिर बाइक के, इवन तुम्हारे साइकिल के जो टायर हैं उन पे भी एक रेगुलर पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, बेटर ग्रिप बनती है रोड के ऊपर और वो स्लिप नहीं करते। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैड का हम यूज करते हैं। ये फिनोमिना अगर तुमको समझना भी है तो तुम अपने साइकिल में देखना, उसमें ब्रेक अप्लाई कैसे होते हैं। टायर के ऊपर कुछ एक रबड़ जैसा होता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर फिक्स हो जाता है तो टायर के और ब्रेक के बीच में फ्रिक्शन होता है और टायर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। चाहे वो बाइक हो या फिर कोई कार हो, हर एक में ऐसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे फिनोमिना समझाया इस पैसेज में, जैसे ही तुम पैड्स को, जैसे ही तुम ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, जो ब्रेक पैड्स होते हैं जो कि पहले फ्री थे, अब वो टायर को छूने लगते हैं। अब वो क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं रिम के मोशन को। तुमने कभी कबड्डी का मैच देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि प्लेयर्स क्या करते हैं, मिट्टी को उठाते हैं अपने हाथ में और रब करते हैं। इसीलिए करते हैं ताकि जब दूसरा प्लेयर आए और वो उसको पकड़ सकें, हाथ फिसले ना। अब जो जिम्नास्ट होते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ कोर्स होता है, खुरदरा पदार्थ को हम बोलते हैं कोर्स, और कोर्स का उल्टा होता है फाइन, फाइन होता है बिल्कुल स्मूथ। तो हम क्या करते हैं, वो कोर्स सब्सटेंस है जो हाथों के ऊपर रब करते हैं। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज होता है ताकि बेटर ग्रिप मिले। अब ये तो ऐसी कंडीशन थी जिसमें हमें फ्रिक्शन चाहिए था। अब कुछ एक कंडीशन ऐसे भी हैं जिसमें हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम से कम हो। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड के ऊपर तुम लोग डिस्को पाउडर क्यों लगाते हो? तुमने देखा होगा कि जब डोर के अंदर हम कुछ एक बूंदे ऑयल की डाल देते हैं तो वो बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होने लगता है। या फिर एक बाईसाइकिल है
या फिर एक मोटरसाइकिल है, तो मैकेनिक क्या करता है, उसके अंदर कुछ ऑयल या फिर ग्रीस लगाता है जो कि मूविंग पार्ट्स हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल है जो सरफेस को स्मूथ कर देता है, चिकना बना देता है, जिसके कारण वो एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगते हैं। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट वो है जो तुम्हारे पेंसिल का सिक्का होता है, इज अप्लाइड, वो उसको हम अप्लाई कर देते हैं मूविंग, चलते हुए पार्ट्स के अंदर जो कि एक मशीन के हैं। अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर, एक पतली सी लेयर उसके ऊपर बन जाती है। और जो दो सरफेस हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के टच में नहीं आते, उनके बीच में हमेशा एक ऑयल की लेयर रहती है, जिसके कारण वो उसके ऊपर ग्लाइड होते रहते हैं, जिसके कारण इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइड होता है, इग्नोर कर देना, उस पर वो एक दूसरे में इंटरलॉक नहीं होते, जिसके कारण उनकी जो मूवमेंट है वो स्मूथ बन जाती है। तो जो सब्सटेंस है हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। इसको अंडरलाइन कर लो। कुछ एक मशीनें ऐसी हैं जिसमें सलाह नहीं दी जाती ऑयल को यूज करने की एज अ लुब्रिकेंट, जिसमें क्या होता है कि एयर कुशन होता है, तकिया वगैरह, तो उसमें एक हवा को हम यूज करते हैं मूविंग पार्ट्स के अंदर ताकि फ्रिक्शन कम हो। अब भोलू दोबारा से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी सरफेस को बड़े अच्छे से पॉलिश कर दें और उसके फ्रिक्शन को हम ज़ीरो बना दें? तो अब ये लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी भी सरफेस को बिल्कुल कम्प्लीटली स्मूथ नहीं बना सकते, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती ही हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो टायर होते हैं वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो तुमने देखा है कि जो अटैची होती है या फिर जो लगेज होते हैं उनमें क्या होते हैं, टायर या फिर रोलर्स फिट होते हैं, जो छोटे से टायर होते हैं उनमें फिक्स होते हैं। अब करने को तो उसको डायरेक्टली भी रोड के ऊपर ऐसे ही हम लेके जा सकते हैं बिना टायर के भी, लेकिन उनमें छोटे छोटे टायर लगने से एक बच्चा भी उसको आसानी से पुल कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? लेट अस फाइंड आउट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा स्कूल का बैग भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम उसको ऐसे रोल करके लेके आ सकें। तो एक्टिविटी 12.4 करते हैं। टेक अ फ्यू पेंसिल्स। कुछ एक पेंसिल लेनी है विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। मैथ में तुम पढ़ते हो सिलेंड्रिकल, ये उसी की बात हो रही है। तो सिलेंड्रिकल शेप में होनी चाहिए, मतलब उनके ऊपर कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। और उन सभी को क्या करना है, पैरेलल में एक दूसरे के रखना है, और उसके ऊपर एक मोटी सी, ठीक होता है मोटी, एक किताब रखनी है। अब उसको अपने से दूर धकेलना है। यू ऑब्जर्व पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स। तो डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक? क्या तुमको फील हुआ कि ऐसा करके किताब को मूव करना ज़्यादा इजी है बजाय कि डायरेक्ट उसको एक मेज के ऊपर रखे उसको स्लाइड करने के? क्या तुमने देखा है कि हैवी जो मशीनरी होती हैं उसको हम मूव करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लॉग्स उसके अंदर रखते हैं। लॉग्स होते हैं लकड़ी के गट्टे, उसके नीचे रख देते हैं और फिर उसको मूव करते हैं उनके ऊपर। तो पहले हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो रही, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि पहले से मूव हो रही है फिर हम उसमें हेल्प कर रहे हैं। अब एक थर्ड आ गया है रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम इसका पढ़ते हैं। व्हेन एनी बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट या फिर अनदर बॉडी, किसी भी एक बॉडी के ऊपर, बॉडी हमने किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। फ्लोर भी एक बॉडी है, एक टेबल भी एक बॉडी है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के ऊपर हम जब शुरू करते हैं, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, जो इसकी गति है उसका जो रोक, रेजिस्टेंस मैंने बताया था तुमको, गतिरोध जो उसको रोक रहा है, इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब है जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो किसी टायर के द्वारा या फिर जैसे पेंसिल रख के रोलिंग के द्वारा आप किसी चीज़ को मूव करने की कोशिश करते हो, उसमें भी तो थोड़ी बहुत तो रुकावट है ना, और उस रुकावट को हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि दूसरे फ्रिक्शन थे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन था या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन था, एज इट इज़, बस इसमें टायर है, उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब इसमें जो मैं पहले बता चुका हूँ तुमको वही चीज़ें हैं कि एक लगेज के नीचे अगर टायर लगे हैं तो उसको खींचना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसीलिए क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, इंसान के द्वारा सबसे ग्रेट इन्वेंशन है। तो अभी तक तो हम बाहर से बातें कर रहे थे, अब ये और ज़्यादा डीप जा रहा है, तो तुम लोग थोड़ा और दिमाग लगाओ।
अभी तक तो हम बोल रहे थे कि अगर टायर लगा दिए तो और इजी हो जाएगा। अब हम टायर की भी मैकेनिक्स में चले गए हैं। एक टायर के अंदर भी तो जो टायर है मूव होता है एक लोहे की रोड के ऊपर। तो अब वो डायरेक्ट एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस घूम रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम उसके अंदर भी छोटी छोटी बॉल लगा दें जो कि घूमती रहें, तो ये क्या बन जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बदल के रोलिंग फ्रिक्शन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि जो बॉल हैं वो रोल होके चल रही हैं। जैसे टायर रोल होके चल रहा है, उस टायर के अंदर भी छोटी छोटी बॉल हैं जो रोल हो रही हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो ये डायग्राम देखो। ये एक टायर का सरफेस है, जो इसका बीच का ये जो राउंड है ये रोड के ऊपर सेट होता है, जिसको हम बाइक का एक्सल या फिर तुम्हारे साइकिल का टायर में भी यही मैकेनिज्म है। और इसके अंदर देखो तुम, यहाँ पे छोटी छोटी बॉल लगी हैं और उसके ऊपर ये दूसरा सरफेस है, इसके ऊपर टायर फिक्स होता है। तो जब टायर घूमता है तो इसके बीच की बॉल्स घूमती हैं। इसीलिए तुम देखते हो अगर टायर को एक बार घुमा दो तो काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही घूमता रहता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम है। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अभी तक तो हम रोड की बात कर रहे थे या फिर पक्के सरफेस की बात कर रहे थे, तो अब क्या रह गया? अब कार बाइक तो हो गया, अब रह गया हमारा एयर ट्रैवल, जिसमें हमारे जहाज आ गए, या फिर पानी के अंदर चलना। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। तुम जानते ही हो कि हवा है जो बहुत हल्की है और पतली है, येट अभी भी इट एग्जर्ट्स लगाती है फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी फ्रिक्शन लगाती है ऑन ऑब्जेक्ट्स जो कि इसके अंदर से मूव करते हैं। और सिमिलरली इसी तरह से वाटर एंड अदर लिक्विड्स एग्जर्ट, वो भी लगाते हैं फोर्स फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट, जब उनके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो साइंस की लैंग्वेज में इनका कॉमन नाम है जो गैसेज एंड लिक्विड। तो साइंस की लैंग्वेज में हम गैसों को या फिर लिक्विड को, जिसमें पानी भी आ गया और सब कुछ आ गया, हम उनको बोलते हैं फ्लूइड्स। ये तुमको याद करना है, इसको अंडरलाइन कर लो। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे हमारा फ्लोर भी लगा रहा था, रोड था, जो टायर और रोड के बीच था वो सब फ्रिक्शन था, ऐसे ही जो लिक्विड या फिर गैस के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया ताकि हमें अलग से ही पता चल जाए कि ये फ्लूइड के द्वारा लगाया गया है। उसको हम बोलते हैं ड्रैग। इसको अंडरलाइन कर लो। द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड, एग्जर्ट होता है लगाना, बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है फ्लूइड से मूव करती है तो उनको लगाना पड़ता है फोर्स उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, जिसके कारण हमारा फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसीलिए तुम्हारी जो गाड़ियों का डिज़ाइन होता है वो भी इसी प्रकार का होता है, ताकि वो जब तेज़ स्पीड में चलें तो हवा के कारण ड्रैग कम से कम हो। और ये एक पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पे प्लेन और एक पक्षी के, अब यहाँ पे एक ये पिक्चर है 12.17 जिसमें सिमिलैरिटी दिखाई गई है एक पक्षी की शेप में और एक प्लेन की शेप में। अगर तुम लोग देखो तो ये बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट होता है। एंड मेरे को तो ये काफ़ी, एंड आई होप तुम्हारे सभी डाउट हैं जो क्लियर हो गए होंगे। इसमें तुमको अपने दिमाग पे कोई ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है, कुछ याद करने जैसा लेसन के अंदर नहीं था, केवल समझने की चीज़ें हैं। और जो कुछ एक 3-4 जो डेफिनेशन है वो तुमको याद करना है। थैंक यू।